वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमारी क्लास 7 के लिए बुक, क्या नाम है इसका, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान, इसका पार्ट 2। इसके चैप्टर नंबर 1 को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर 1 को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी, यानी समानता के ऊपर। इक्वालिटी के सारी चीजें हम यहाँ समझेंगे। इक्वालिटी से मतलब क्या है, किस तरह की इक्वालिटीज होती है, किस किस तरह की इनइक्वालिटीज होती है। क्योंकि हमें अगर किसी चीज को समझना है ना, तो उसके उल्टे को समझना भी बड़ा जरूरी होता है। जब तक उसके अपोजिट को ना समझा जाए तो जो सीधे वाला है वो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो हम इनइक्वालिटीज भी देखेंगे, यानी असमानताएं भी देखेंगे हमारे समाज में किस किस तरह की हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्या करना है, ये बुक और इसका चैप्टर 1 और वो पेज जहां पर हम पहुंचे वो ओपन करना है। उसके साथ साथ एक कॉपी पेन पेंसिल साथ लेके बैठनी है, ताकि जहां जरूरत हो वहां पर चीजों को आप लिख सकें। जो लिखी हुई चीजें आपको रिवीजन करने में यही चीजें मदद करेंगी। जब भी आप रिवीजन करोगे, हर बार तो वीडियो देखनी नहीं है, हर बार वीडियो देखोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप जब एक बार वीडियो देख रहे हो तो उसी में साथ साथ आप लिखते चलें, ताकि आप जब दोबारा पढ़ेंगे, जहां पर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है वो वीडियो देख लें। लेकिन बार बार वीडियो देखोगे तो आपका टाइम खराब होता है ना। तो इसीलिए इसमें लिख लें चीजों को, ताकि आप दोबारा रिवीजन करें तो आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए और अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो हम चैप्टर नंबर 1 और इसके लेक्चर नंबर 3 पे हम पहुंचे हुए हैं। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहां पर हमने कुछ चीजें समझने की कोशिश की। कांता की स्टोरी हमने पढ़ी, यह भी पढ़ा इंडिया किस तरह का देश है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश की एक बड़ी खास बात होती है क्या, कि यहां पर कोई भी लोकतांत्रिक देश है, वहां पर एक बड़ी खास बात होती है, जिसे हमने बोला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये एक बड़ी खास बात होती है डेमोक्रेसीज में। और इसका मतलब क्या बताया था मैंने, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की जो भी 18 साल से ऊपर के उन सबको वोट डालने का अधिकार है। इसके साथ साथ इसमें 2 चीजें हैं। एक तो सभी को, ऑल हैव राइट टू वोट, कि सभी को वोट डालने का अधिकार है। सबको, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, अगर कोई 18 साल से ऊपर का है तो उसे वोट डालने का अधिकार है। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज इसमें ये है कि सभी को सिर्फ एक वोट डालने का अधिकार है, यानी ऑल हैव इक्वल राइट टू वोट। ठीक है, ओनली 1 वोट, सबके पास इक्वल अधिकार है। तो वोट डालने में सब बराबर हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। अमीर भी एक ही वोट डाल सकता है, गरीब भी एक ही वोट डाल सकता है। तो यहां पर हमारे पास इक्वालिटी है, और इसी से हमने समझने की कोशिश की थी कांता की स्टोरी को। कांता जो कि सुबह सुबह एक लाइन में लगी हुई थी, लेकिन उस लाइन में सभी लोग थे, अमीर भी थे, गरीब भी थे। वो लाइन थी वोट डालने के लिए। तो जब वोट डालने की बारी आई तो पूरे देश के नागरिक बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उन्हें सभी को उसी लाइन में खड़े होकर समान रूप से सबको अपनी इच्छा से वोट देने का अधिकार है। कांता भी उसी लाइन में थी, और उसके पीछे जहां पर वो नौकरी करती है, उनके मालिक जैन साहब भी उसी लाइन में थे। उसी लाइन में आगे उसका पड़ोसी छोटेलाल, वो भी खड़ा था। उसी लाइन में टीचर भी थी, उसी लाइन में ट्रेडर भी थे, उसी लाइन में एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी। सब एक ही लाइन में, सब बराबर थे। किसी को ऐसा नहीं था कि मैं अमीर हूं तो मैं पहले वोट डालूंगा, नहीं, सबको बराबर अधिकार है, सबको एक एक वोट देने का अधिकार है। तो सुबह की लाइन तो ये थी। लेकिन सुबह जब वोट डालने कांता जा रही थी तो उसके दिमाग में बड़ी खुशी थी, वो अंदर से बड़ी खुश थी कि हम सब बराबर हैं, हमको भी हमारी सरकार चुनने का अधिकार है, हमको भी इन अमीरों के साथ ऐसे ही लाइन में खड़ा है, वो अमीर भी लाइन में खड़ा है तो हम भी लाइन में खड़े हैं। तो कांता बड़ी खुश थी कि सब बराबर हैं। लेकिन शाम होते होते उसकी ये सोच कि सब बराबर हैं, ये कहीं ना कहीं मिटती हुई सी दिखाई दी। उसके दिमाग में एक डाउट सा उत्पन्न हुआ, क्या हम सही में बराबर हैं? इस इक्वालिटी का एक्चुअल में मतलब क्या है? व्हाट दिस रियलिटी
व्हाट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स, कि सही में वास्तविकता में इस इक्वालिटी का, इस समानता का मतलब क्या है। सुबह तो हम सब बराबर थे, लेकिन शाम होते होते भी क्या हम बराबर हैं? और वही चीज हम आज आगे पढ़ेंगे। यहां तक हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके आगे अगर हम पढ़ें कि शाम के वक्त जो कांता के दिमाग में जो विचार आया, क्या हम सच में सब बराबर हैं? और ये समानता क्या है? ये जो विचार आया क्यों आया? तो यहीं पर व्हाट इज इट दैट मेक्स कांता अनश्योर, कि ऐसा क्या है जिसने कांता को इतना अनश्योर कर दिया, अनिश्चित कर दिया। अनश्योर का मतलब क्या है? अनश्योर है अनिश्चित। क्या है? अनिश्चित। कि ऐसा क्या था, ऐसा क्या हुआ जिसने कांता का जो इक्वालिटी के बारे में जो सुबह विचार था उसको इतना अनिश्चित कर दिया? क्या हम सही में इक्वल हैं, ऐसा सोचने पे मजबूर कर दिया? ऐसा क्या हुआ? वही हम पढ़ेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ, कि चलो देखते हैं, एक नजर डालते हैं एट अ डे, एक दिन के, उसकी जिंदगी के, इन हर लाइफ, उसके जीवन में, कि कांता के जीवन का एक दिन देखते हैं हम किस तरह का होता है। उस जीवन पे जो जिस दिन के बारे में वो सोच रही है, उस दिन के ऊपर नजर डालते हैं कि क्या हुआ ऐसा। देखते हैं शुरुआत में, सी लिव्स इन अ स्लम, वो एक स्लम में रहती है। कहां पर रहती है? स्लम में। स्लम क्या होता है? स्लम झुग्गी झोपड़ी आपने देखी है? रोड किनारे आपने बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां देखी होंगी, बहुत ही गंदी सी एक बस्ती आपने देखी होगी, उसे हम कहते हैं स्लम। क्या कहते हैं? स्लम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? झोपड़पट्टी भी हम इसे कह सकते हैं। झोपड़पट्टी भी हम इसे कह सकते हैं। तो स्लम का क्या मीनिंग होता है? झोपड़पट्टी। वो कहां रहती है? झोपड़पट्टियों में रहती है, झुग्गी झोपड़ी में वो रहती है। स्लम का मीनिंग। एंड हैज अ ड्रेन बिहाइंड आवर हाउस। ड्रेन का मतलब क्या है? ड्रेन का एक मतलब होता है निकासी, जहां से पानी निकलता है, और यहां पर ड्रेन का मतलब है नाला, जहां से गंदा पानी निकल रहा है, वो गंदा पानी वाला नाला। तो वो कहां रहती है? एक झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। एंड हैज अ ड्रेन, और एक नाला है। कहां पर? बिहाइंड हर हाउस। बिहाइंड मतलब पीछे की तरफ, उसके घर के पीछे, उसके घर के पीछे से ही एक गंदा नाला निकलता है। हर डॉटर इज सिक, उसकी बेटी बीमार है। हमने देखा उसकी बेटी बीमार है, बट लेकिन शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ, लेकिन वो एक दिन का ऑफ नहीं ले सकती, एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती। उसकी बेटी बीमार है लेकिन वो छुट्टी नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? फ्रॉम वर्क, काम से, जो उसका काम है। क्या काम करती है? डोमेस्टिक वर्कर है, घरेलू काम करने जाती है, लोगों के घर में काम करने जाती है, वहां से छुट्टी नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? बिकॉज, क्योंकि शी नीड्स टू बोरो मनी, क्योंकि उसे उधार पे पैसे चाहिए। बोरो का मतलब क्या होता है? उधार। बोरो मतलब क्या होता है? उधार में पैसे लेना, वो होता है बोरो। क्योंकि उसे जरूरत है, शी नीड्स टू बोरो मनी, पैसे उधार में लेने की। और कहां से लेगी? फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स, अपने मालिक से, जिसने उसे नौकरी पे रखा है। इसीलिए वहां से छुट्टी नहीं ले सकती। छुट्टी लेगी तो कहां से पैसे मांगेगी? तो वहां जाके उसे पैसे उधार पे लाने की जरूरत है। किस लिए जरूरत है? टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, ताकि वो अपने बच्चे को, चाइल्ड को डॉक्टर के पास ले जा सके। उसकी बेटी बीमार है फिर भी छुट्टी नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि छुट्टी लेगी तो पैसे कहां से लाएगी, और उसे पैसे लाने के लिए अपने मालिक के पास जाना पड़ेगा। तो मालिक के पास गई है वो उधार के पैसे मांगने के लिए, लेकिन काम करना पड़ेगा। वहां जाके काम किया, उधार के पैसे लाए, तब जाकर वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जा सकती है, तब जाकर वो डॉक्टर के पास ले जा सकती है। हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्प, और उसके जो जॉब है, उसका जो काम है, उसकी जो नौकरी है,
कैसे? एज ए डोमेस्टिक हेल्प। डोमेस्टिक का मतलब क्या बताया था मैंने, कुछ याद करो। डोमेस्टिक मतलब घरेलू। उसकी जो जॉब है घरेलू हेल्प। हेल्प मतलब जो सहायता करती है या मदद करती है, यानी घर के काम में सहायता करने वाली, यानी दूसरे के घर में जाकर उनके घर के काम में सहायता कर रही है, यानी उनके घर में जाकर उनके घर का काम कर रही है। ठीक है, तो उसकी जो जॉब है, उसकी जो नौकरी है डोमेस्टिक हेल्प की, यानी दूसरों के घरों में जाकर काम करने की जो उसकी नौकरी है, टायर्स हर आउट। टायर्स हर आउट का क्या मतलब है? टायर का मतलब होता है थकना या फिर थकान, थकान, थक जाना। तो उसकी जो नौकरी है ना, जो दूसरों के घर में जाके काम करना है, वहां जाकर एज ए नौकर वहां पर काम करना है, तो उससे क्या हो जाता है, वो उसको बहुत थका देता है। क्योंकि घर का सारा, अपने घर का तो काम करना ही है, जाकर वहां जाकर उन घर का भी काम करके आती है, तो उससे क्या है, उसको बहुत थकान हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी, एंड फाइनली, और आखिरकार, शी एंड्स हर डे, उसका दिन, अपना दिन वो खत्म करती है। कैसे? बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन, दोबारा से एक लंबी लाइन में खड़े होके। थकी हुई है, वहां से काम करके आई, थकी हारी, लेकिन फिर भी अपने दिन के आखिरी टाइम पे वहां पे फिर से एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। सुबह जहां वो लंबी लाइन में खड़ी हुई थी, अब फिर से एक लंबी लाइन में खड़ा हुआ, लेकिन दोनों लाइन में बहुत फर्क है। दिस लाइन, और ये जो लाइन है जहां वो शाम को खड़ी है, इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कहां पर है? सरकारी अस्पताल के सामने। ये लाइन सरकारी अस्पताल के सामने इज अनलाइक। अनलाइक का मतलब क्या होता है? अनलाइक होता है भिन्न या फिर अलग, या दूसरों से अलग, दूसरों के जैसी नहीं। और ये लाइन क्या बताना चाह रहा है कि ये जो लाइन है जहां पर वो शाम को खड़ी है लंबी लाइन में, ये लाइन कहां पर है? सरकारी अस्पताल के सामने। और ये उससे अलग है, उससे अलग है। किससे अलग? दी वन इन द मॉर्निंग, वो जो सुबह थी। ये शाम वाली लाइन सुबह वाली लाइन से अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट, इस लाइन में जो ज्यादातर लोग खड़े हैं वो क्या है? आर पुअर, वो गरीब है। सुबह वाली लाइन में उसका मालिक भी वहीं खड़ा था, अमीर भी वहीं खड़ा था, गरीब भी वहीं खड़ा था, काम करने वाले भी वहीं थे, पढ़ने वाले भी वहीं थे, नहीं पढ़ने वाले भी वहीं थे, नौकरी वाले भी वहीं थे, सब थे। उस एक लाइन में अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं था। लेकिन शाम को जिस लाइन में खड़ी है, ये लाइन उस लाइन से अलग है, क्योंकि यहां शाम वाली लाइन में ज्यादातर लोग जो हैं वो गरीब हैं, वो लोग गरीब हैं, इसीलिए उन्हें सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है। वो अमीर नहीं है कि सीधा जाके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा दे। तो वो लाइन और ये लाइन में अंतर है। तो देखा उसका पूरा दिन कहां पे है, क्या क्या वो करती है, कहां कहां रहती है, कैसे वो अलग है बाकियों से, ये हमने समझने की कोशिश की। क्यों उसे शाम को शक होने लगता है कि हम इक्वल हैं कि नहीं? क्योंकि जाके देख के आती है, जैन साहब तो अच्छे घर में रहते हैं, वो गंदी बस्ती में रहती है, स्लम में रहती है, आसपास सब कूड़ा है, पीछे से नाला निकल रहा है। जब भी उनके बेटे बीमार होते हैं या उनका कोई भी बच्चा बीमार होता है, जैन साहब का वो छुट्टी लेके उसे दिखाते हैं, लेकिन इसका जब बेटा बीमार हुआ तो इसे छुट्टी नहीं मिलती। उन्हें पैसे नहीं लेने पड़ते उधार, लेकिन कांता को उधार लेने पड़ते हैं। उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए किसी लाइन में खड़े होने की, वेट करने की जरूरत नहीं, इंतजार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कांता को एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो ये अंतर हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से जो सुबह वाली लाइन जहां बोल रही थी कि हम सब इक्वल हैं, लेकिन वो समानता कुछ देर के लिए थी, उसके बाद पूरी जिंदगी में असमानता ही असमानता हमें दिखाई दी। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी कि दूसरे तरह की समानताएं। बेसिकली ये इसका हेडिंग थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था, जो मुझे लगता है, क्योंकि हम समानताओं की बात नहीं करेंगे, अब हम आगे असमानताओं की बात करेंगे, इनइक्वालिटीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इनइक्वालिटीज की बात करेंगे। आगे अगले पैराग्राफों में, कुछ आने वाले टॉपिक्स में हम इनइक्वालिटीज की बात करेंगे। तो इसका एक्चुअल में हेडिंग होना चाहिए था अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है, लेकिन इसने पता नहीं अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी लिखा है, तो हम इसी को पढ़ते हैं।
कि समानताओं के दूसरे प्रकार। ठीक है, बाकी इसमें इनइक्वालिटीज के बारे में बताया गया, तो हमें असमानताओं के प्रकार दिखाई देंगे कि असमानताएं किस किस आधार पे हो सकती हैं, ये हमें इस उसमें बताया गया है। तो हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, चलो। कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल। कांता उन बहुत सारे लोगों में से एक है हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया, जो कि लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं। भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश। इस लोकतांत्रिक शब्द का मैंने मतलब बताया था फर्स्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से एक क्या है? कांता। एंड हु हैव द राइट टू वोट, जिसके पास, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में सबके पास राइट टू वोट होता है, वोट डालने का अधिकार होता है। तो कांता के पास भी राइट टू वोट है, वोट डालने का अधिकार है, तभी तो वोट वाली इलेक्शन वाली लाइन में वो खड़ी थी। बट लेकिन हुज डेली लिविंग, लेकिन उसका जो रोज का जो जीवन है, रोज का जो रहना सहना है, रोज का जो जीवन है, एंड वर्किंग कंडीशंस, और काम करने की जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं। वर्किंग कंडीशन यानी काम करने की परिस्थितियां। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि उसका जो रोज का जो रहना है और उसकी जो काम करने की परिस्थितियां हैं, आर फार फ्रॉम इक्वल, वो इक्वल से कहीं दूर हैं, कि वो समान उन्हें नहीं कह सकते, वो तो समान नाम के शब्द से भी दूर है, इतनी असमान है। सुबह जो उसे अधिकार था, क्योंकि इंडिया एक क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश होने के नाते उसके पास वोट डालने का अधिकार तो है, मत डालने का अधिकार तो है, वहां पर तो सबके बराबर है। लेकिन इसके साथ साथ अपनी रोज की जिंदगी में जो डेली अपना जीवन जीती है, और उसकी जो काम करने की परिस्थितियां को अगर हम देखें, तो हमें कहीं से वो समान नहीं नजर आती। ये समानता से या इक्वालिटी से बहुत दूर की बात हो जाती है, असमान दिखाई देती है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, अपार्ट का मीनिंग मैंने क्या बताया था? अपार्ट, अलग, कि पुअर होने से अलग, गरीब होने के अलावा, पीपल इन इंडिया, जो लोग हैं इंडिया में, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है अनुभव, अनुभव, कि लोग गरीब होने के अलावा भारत में लोग अनुभव करते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? असमानता, असमानता। भारत में लोग गरीब होने के अलावा भी असमानताओं का अनुभव करते हैं इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई गरीब है तभी असमान है, गरीब नहीं हो तब भी लोगों को अलग अलग तरीके से असमानता का अनुभव करना पड़ता है। और भारत में लोग कई तरीके से लोग असमानता का अनुभव करते हैं। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स, कि चलो देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि गरीब होने के अलावा कैसे असमान कोई हो सकता है। कि चलो इस चीज को भी हम समझते हैं बाय रीडिंग द 2 स्टोरीज गिवन बिलो। कैसे समझेंगे? 2 स्टोरीज इसके नीचे दी गई हैं, 2 कहानियां दी गई हैं, उन कहानियों को पढ़ के हम इसका मतलब समझते हैं कि अगर कोई गरीब नहीं है फिर भी कैसे असमान है। इसको हम 2 कहानियों से समझेंगे। ईच ऑफ दीज, इनमें से हर एक, इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट, वो आधारित है वास्तविक घटनाओं पे। इंसिडेंट का मतलब होता है घटनाओं, घटना। ठीक है, इंसिडेंट क्या होता है? इंसिडेंट होता है घटना। ठीक है, और रियल क्या होता है? वास्तविक। हम जो कहानियां पढ़ेंगे इसमें से हर एक कहानी सच्ची घटनाओं पे, वास्तविक घटनाओं पे आधारित है, इन पीपल्स लाइव्स, लोगों की जिंदगी की।
यानी ऐसा सच में लोगों के जीवन के साथ होता है जैसा हम आने वाली कहानियों में पढ़ने वाले हैं। एंड रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है दिखाना, दर्शाना, दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज। और ये क्या दर्शाती हैं? अलग अलग प्रकार की इनइक्वालिटीज, असमानताएं दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। एग्जिस्ट का मतलब मौजूद, कि अलग अलग तरह की असमानताएं जो भारत में मौजूद हैं वो हमें पता लगेगा, वो हमें इन कहानियों से पता लगेगा जो कि लोगों की सच्ची घटनाओं पे आधारित हैं। लोग सच में ऐसा अनुभव करते हैं भारत में रहते हुए, तो उनके ऊपर आधारित कुछ कहानियां, कुछ स्टोरीज हम पढ़ेंगे। और उनमें से एक, वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, मोर कॉमन फॉर्म कि जो ज्यादा सामान्य प्रकार है इनइक्वालिटी का, असमानता का, किसमें? भारत में। वो क्या है? कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था। कि जो इनइक्वालिटीज हैं, जो असमानताएं हैं भारत में लोगों को जो अलग अलग समझा जाता है, उसका एक सबसे कॉमन या फिर सबसे आम प्रकार जो है, मुख्य प्रकार अगर हम कहें, वो है जाति व्यवस्था। जाति के आधार पर लोगों को हम बहुत असमान समझते हैं। उसका एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। इफ यू लिव इन रूरल इंडिया, अगर आप रूरल इंडिया में रहते हो, रूरल मतलब ग्रामीण, अगर आप ग्रामीण भारत में रहते हो, योर कास्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होती है पहचान, पहचान। कि अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हो, ग्रामीण भारत में रहते हो, तो आपकी जो जाति वाली जो पहचान है वो इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली, वो कुछ ऐसी है जो शायद, शायद, प्रोबेबली मतलब शायद, लर्नड, आपने सीखी हो, यू प्रोबेबली लर्न, कि आपने सीखी होगी, या एक्सपीरियंस्ड, या अनुभव की होगी, वेरी यंग, बहुत जवानी में ही, यानी बहुत छोटे से ही। ग्रामीण इंडिया में जाति व्यवस्था इतने भयंकर तरीके से फैली हुई है कि अगर आप ग्रामीण इलाके से वो करते हो, बिलोंग करते हो, संबंध रखते हो, तो ये जाति वाली जो पहचान है ये आपको बचपन में ही पता लग गई होगी। ये जाति के आधार पे जो अंतर है ये आपको बचपन में ही आपने अनुभव कर लिया होगा, सीख लिया होगा, क्योंकि गांव में जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा फैली हुई है। तो इसीलिए अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हो तो ये जाति आधारित जो अनुभव हैं या जाति आधारित जो भी सीखना, वो आपने बहुत बचपन में ही आपको पता लग गया होगा कि इस तरह का भी कुछ होता है, जाति नाम की भी कोई चीज है, ये हमें बचपन में ही पता लग गया होगा। इफ यू लिव इन अर्बन इंडिया, और अगर आप रहते हो अर्बन इंडिया में, अर्बन मतलब शहरी, शहरी भारत में, यानी भारत के शहरों में रहते हो, सम ऑफ यू माइट थिंक, कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि सोचें, क्या? दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, कि लोग अब क्या है, कास्ट में, जाति में विश्वास नहीं रखते। गांव में तो जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा है, बचपन में ही सिखा दी जाती है, लेकिन शहरों में हो सकता है कि कई लोग ये सोचें कि आजकल जाति व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि शहरों में हमें जाति के आधार पर बहुत कम कुछ देखने को मिलता है। तो इसीलिए शहर वाले लोग क्या सोचने लग जाते हैं कि अब तो जाति वाला सब सिस्टम खत्म हो गया है, अब ये जो जाति व्यवस्था है सब खत्म हो चुकी है, अब ये मौजूद नहीं है भारत में। शहर में लोगों को ये लगता है। लेकिन बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स क्या है? मैट्रिमोनियल क्या होता है? कोई बताएगा? मैट्रिमोनियल होता है विवाह से संबंधित, वैवाहिक, ठीक है, शादी से संबंधित। और यहां पर वैवाहिक से क्या लिया गया है? यहां पे उसके विज्ञापन की बात की गई है। कई बार आपने अखबारों में ऐड देखे होंगे
अखबारों में कई बार विवाह के लिए, शादी के लिए ऐड डाले जाते हैं कि हमारा लड़का है वो ये करता है और हम इसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं उन्हें हम मैट्रिमोनियल्स बोलते हैं। तो वैवाहिक विज्ञापन भी मैं इसे कह सकता हूं। तो मैट्रिमोनियल क्या हो जाएगा? वैवाहिक विज्ञापन। ठीक है। तो यहां पर बट हो सकता है कि शहरों में लोग ना मानते हो जाति व्यवस्था है कि नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारा धोखा है कि शहरों में नहीं मानते। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल्स, कि इन वैवाहिक विज्ञापनों पे देखिए, शोन फ्रॉम ए लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, जो कि दिखाए गए हैं। शोन मतलब दिखाए गए हैं कहां से? एक प्रमुख, लीडिंग मतलब प्रमुख, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, अंग्रेजी के अखबार में, एक प्रमुख इंग्लिश के अखबार में आए हुए हैं। एंड यू विल सी, और आप देखोगे हाउ इंपॉर्टेंट, कि कितना महत्वपूर्ण है द इशू, इशू मतलब मुद्दा, यह मुद्दा ऑफ कास्ट, जाति का, कंटिन्यूज टू बी इन द माइंड्स ऑफ, और ये आज भी दिमागों में है, लगातार है। किसके दिमागों में? ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा शिक्षित, जो शहरी भारतीय। ये जाति वाला मुद्दा, अभी हमने क्या पढ़ा कि गांव में अगर हमें तो बचपन में सीख लेते हैं, लेकिन शहरों में हमें क्या लगता है कि अब ये जातिवादी कुछ है नहीं, आजकल ये मौजूद नहीं है हमारी सोसाइटी में, जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी है। शहरों में कई बार ये लगता है, लेकिन अभी जो हम ऐड देखेंगे तो उससे हमें पता लगेगा कि शहरों में भी, चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे हों, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे जो भारतीय हैं, शहरी भारतीय हैं, उनके दिमाग से अभी भी जाति व्यवस्था कितनी जरूरी है ये गया नहीं है। अभी भी उनके दिमाग में जाति व्यवस्था बना हुआ है। हम कुछ ऐड में देखेंगे, जो हमें अखबारों के कुछ ऐड दिखाए गए हैं, अखबारों के कुछ विज्ञापन दिखाए गए हैं। ये शादी के लिए विज्ञापन दिए, कई बार लड़की ढूंढने के लिए, लड़का ढूंढने के लिए अखबारों में लोग ऐड दे देते हैं कि हमारी बेटी है वो ये करती है, उसके लिए हमें लड़का चाहिए, हमारा लड़का है उसके लिए हमें लड़की चाहिए। इस टाइप से अखबारों में भी ऐड दिया जाता है ताकि अच्छा कोई रिश्ता मिल सके। तो ये कुछ 3-4 ऐड हैं, लेकिन इन एड्स की तरफ पढ़ने से पहले एक सवाल हमसे पूछा हुआ है। पहले मैं वो पढ़ता हूं कि सर्कल द रेफरेंस, हमें वो रेफरेंस को सर्कल करना है, ठीक है, उसके ऊपर गोला लगाना है टू कास्ट, जहां पर कास्ट को रेफरेंस किया गया, कास्ट की तरफ इशारा किया गया है, जाति की, जाति दिखाई गई है इन द मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स गिवन अबव। जो वैवाहिक विज्ञापन ये हैं, शादी के लिए विज्ञापन दिए हैं, लड़के को लड़की चाहिए, लड़की को लड़का चाहिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो इनमें कास्ट के ऊपर जो रेफर किया गया है, कि कास्ट के कहीं बारे में जो बात लिखी गई है वो हमें राउंड करनी है। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं कि 32 साल की है, फेयर और ब्यूटीफुल गर्ल है, और ये आईटी कंपनी में काम कर रही है मुंबई में, ठीक है, और यहां पर इसको चाहिए लड़का। तो पढ़ी लिखी है, आईटी कंपनी में मुंबई में काम कर रही है, शहर में अच्छी पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी यहां पर ध्यान दो, कास्ट नो बार। इसका मतलब है कि कास्ट वास्ट कोई मायने नहीं रखती, किसी भी कास्ट की लड़की हो। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि किसी भी कास्ट की लड़की हो, लेकिन उससे अगली लाइन जब हम पढ़ेंगे, SC एंड ST एक्सक्यूज, कि किसी भी कास्ट से हो लेकिन SC और ST नहीं होनी चाहिए। फिर से जाति व्यवस्था अभी भी दिमाग में है कि कहीं ना कहीं किसी कास्ट को ये मानते हैं कि इस कास्ट में हम नहीं कर सकते, उस कास्ट को अभी भी लोअर कास्ट मानते हैं। पढ़ लिख चुके हैं, शहरों में है, शहरों के हिसाब से हमें क्या होना चाहिए था कि शहरों में तो ये होना चाहिए था कि हाँ कास्ट वास्ट कुछ होता ही नहीं, लेकिन फिर भी देखो मुंबई में आईटी कंपनी में, लेकिन फिर भी पहले तो लिख दिया कि किसी भी कास्ट से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या बाद में लिखा कि SC ST एक्सक्यूज, जो SC से हैं, शेड्यूल कास्ट हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब हैं, वो माफ करें, उनसे शादी नहीं की जाएगी। किया, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं, क्वालिफाइड ब्यूटीफुल टाल गर्ल, कि मतलब क्वालिफाइड है और मतलब लंबी लड़की है, ठीक है, और ये किसके लिए चाहिए? फॉर गुप्ता बॉय। यहां पर पहचान बता दी अपनी कि गुप्ता बॉय के लिए चाहिए, यानी इसी कास्ट की चाहिए, इसी कास्ट के लिए एक लंबी लड़की चाहिए इनको।
यहां पे भी बता दिया। क्या इसमें तमिल ब्राह्मण अयंगर गुरुम, कि तमिल और ब्राह्मण इसी में से चाहिए इन्हें। ठीक है, बाकी सब कहानी छोड़ दो, पहले ही बता दिया कि इसमें से चाहिए। तो यहां पर कास्ट शहरों में है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी जातिवाद को नहीं छोड़ा। गांव में तो है ही, लेकिन शहरों में भी आज भी बना हुआ है, यह हमें यहां से पता लगता है। ठीक है, अब नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी, कि चलो अब एक कहानी पढ़ते हैं। अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ ए दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। किसके बारे में पढ़ेंगे कहानी? अबाउट द एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस मतलब अनुभव, अभी थोड़ी देर पहले किया था। उन अनुभव के बारे में, किसके? ऑफ ए दलित चाइल्ड, एक दलित बच्चे के बारे में जो कि स्कूल जाता है, अटेंडिंग स्कूल। तो एक दलित बच्चा जो कि स्कूल जाता है, उसके क्या अनुभव रहे स्कूल जाते टाइम, उसकी कहानी हम पढ़ेंगे, उसकी हम कहानी पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी, ये दलित क्या होता है? यहां पर बोला दलित चाइल्ड, दलित बच्चा, दलित का मतलब क्या है? तो यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित्स इन द क्लास 6 बुक। इस दलित के बारे में आपने पहले ही 6th क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? याद करने की कोशिश करो, क्या होता है दलित? 6th क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नहीं याद है, कोई बात नहीं, हमें अगली लाइन उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करा रही है। क्या है? दलित इज ए टर्म, दलित एक ऐसा शब्द है दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट, जो कि लोअर कास्ट कही जाने वाली, यानी निचली जाति कही जाने वाली, यूजेस टू एड्रेस देमसेल्फ, वो इस टर्म का, इस शब्द का प्रयोग करते हैं खुद को एड्रेस करने के लिए, खुद को संबोधित करने के लिए। जिसको समाज लोअर कास्ट कहता है, जिसको ये सोसाइटी लोअर कास्ट कहती है, वो लोग खुद को क्या बोलते हैं? कि हम हैं दलित। वो खुद को क्या बोलते हैं? कि हम दलित हैं। ठीक है, तो लोअर कास्ट जिसे समाज मानती है, वो खुद को, अपने आप को दलित कहते हैं, कि हम हैं दलित। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि दलित मीन्स ब्रोकन। दलित का मतलब होता है टूटा हुआ, एकदम टूट गया। वो इंसान जो बिल्कुल टूट चुका है, यानी वो जाति बिल्कुल टूट चुकी है। तो दलित मीन्स ब्रोकन। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, और ये वर्ड का प्रयोग करके, इस शब्द का प्रयोग करके, लोअर कास्ट, जो लोअर कास्ट हैं, जो निचली जातियां हैं, आर पॉइंटिंग टू, पॉइंटिंग मतलब इशारा करना, किसी की तरफ पॉइंट करना मतलब इशारा करना। तो ये इशारा कर रही हैं टू हाउ दे वर, कि वो किस तरीके से, एंड कंटिन्यू टू भी, और आज भी लगातार, कि पहले किस तरीके से और आज भी लगातार, क्या? सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब खिलाफ, डिस्क्रिमिनेटेड मतलब भेदभाव। इसका तो पता होना चाहिए, पिछले क्लास में इसी के ऊपर तो पूरे 2 चैप्टर थे। डाइवर्सिटी आपने पढ़ा होगा, डिस्क्रिमिनेशन आपने पढ़ा होगा, भेदभाव। तो इस दलित से, इस दलित शब्द से क्या दिखाना चाहते हैं? वो क्यों खुद को दलित बोलते हैं? वो इस शब्द से दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से उनके खिलाफ भेदभाव किया जाता था और आज भी किया जाता है, कंटिन्यू टू भी, कि किस तरीके से दबाया जाता है, कुचला जाता है, और आज भी कुचला जा रहा है। इस शब्द से वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दलित से। इसीलिए अपने आप को दलित कहते हैं, कि हमारे खिलाफ आज भी भेदभाव हो रहा है और पहले भी भेदभाव होता रहा है, इसीलिए हम टूट चुके हैं। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, इसीलिए वो खुद को दलित कहलाते हैं। इसीलिए लोअर कास्ट खुद को, जो सोसाइटी जिन्हें लोअर कास्ट कहती है, क्या कहती है उन्हें? वो खुद को क्या कहते हैं? दलित। समझ में आया क्यों कहते हैं? तो उसी दलित बॉय की कहानी, दलित बॉय का मतलब है कि वो बॉय जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, जिसे सोसाइटी लोअर कास्ट कहती है, जिसे समाज कहता है कि ये निचली जाति से है। तो उस समाज से आया और स्कूल जाता है, तो स्कूल में उसके साथ क्या क्या अनुभव उसने किया, उसकी कहानी हम पढ़ेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की खुद की कहानी है, इसके बारे में एक बार आप नजर डालना। अगले 2-3 पैराग्राफ आपको पढ़ने हैं। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है ना, ये बुक है जूठन।
इस बुक के हिस्सा कुछ है, इस बुक में इसने अपनी कहानी लिखी हुई है, तो उस बुक से हमने कुछ हिस्सा लिया है, तो वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम पढ़ें उससे पहले आपको एक बार खुद इसके बारे में पढ़ना है, तो कोशिश करना है इसको पढ़ने की। हम आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। लेकिन ध्यान रखना ये होमवर्क आपका कि ये पैराग्राफ, इससे आने वाले अगले 1-2 पैराग्राफ 15 मिनट में आप जितना पढ़ पाओ, 15 मिनट में आपको ये पढ़ना है और समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आदत बनाओ धीरे 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 धीरे। मैं इसीलिए ज्यादा काम नहीं दूंगा, 15 मिनट का आपके पास काम रहेगा, 15 मिनट आप खुद पढ़ने की कोशिश करना, मैं तो नेक्स्ट क्लास में इसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।